नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने वर्तमान में जो अभी आर्थिक परिस्थिति है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली मैं उन चीज़ों के आधार पर कहूँगा जो कि डॉक्टर प्रणव सेन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है। डॉक्टर प्रणव सेन जो कि भारत के पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन थे, 2016 में वो रिटायर किए थे। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में काफ़ी सारा कुछ चीज़ें बताई हैं कि भारत का अभी का जो आर्थिक परिस्थिति वो क्या है और आने वाले वक्त में कैसा रहेगा। उन सब चीज़ों के बेसिस पे मैं आपके सामने कुछ डेटा रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर हम भारत का अगर आर्थिक स्थिति देखें 2019 के बाद से, तो अगर हम 3 फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 2019, 20, 21 और 21-22, अगर हम तीनों फाइनेंशियल ईयर का अगर हम क्यूमुलेटिव लेते हैं, जिसमें कि 2020 तो हमारा पूरा का पूरा कोविड में ही चला जा रहा है, मार्च से दिसंबर तक। तो अगर हम ये 3 साल का भारत का अगर आर्थिक रफ्तार दर, जिसको ग्रोथ रेट बोलते हैं, अगर वो ले, तो वो क्यूमुलेटिव केवल 1.1% है, केवल 1.1%। तो इसका मतलब है कि 2019 से लेकर 2019, 20, 21 और 21-22 अगर हम इस 3 साल का देखें तो हमारा आर्थिक रफ्तार बहुत ही सुस्त है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है और लाखों की संख्या में हर साल युवा जो हैं वो वर्क फोर्स में शामिल होते हैं। इसीलिए हमारा जो है ग्रोथ रेट बहुत हाई होना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी दे सकें। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि 2 साल कोरोना रहा, कई सारे देश जो है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इस टाइम में। कुछ देश तो निगेटिव ग्रोथ था, चाइना का पॉजिटिव था, लेकिन काफ़ी सारे देश का स्थिति ठीक नहीं था। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो चलिए ये ठीक ठाक है। मतलब कि आप मान के चलिए कि भारत का जो अगर आर्थिक रफ्तार का बात करें तो उससे 2 साल चला गया, लेकिन कई लोग उसमें उन्होंने अपनी नौकरी गंवाई। अगर एक डेटा का अगर हम बात करें तो केवल लॉकडाउन के कारण 60 लाख से अधिक MSME जो है वो बर्बाद हो गए, वो बंद हो गए। तो ये बात है। जब ये 2022-23 जो अभी साल चल रहा है, जब ये शुरू में आया था तो RBI ने इसका प्रेडिक्शन किया था कि इस टाइम हमारा ग्रोथ रेट 7.2% रहेगा, जो कि हमारा GDP, जिसको हम लोग नॉमिनल ग्रोथ रेट बोलते हैं, 7.2%। लेकिन अभी जो मार्केट में स्लो डाउन शुरू हो गया है, मीन्स थर्ड क्वार्टर से ही, तो इसके हिसाब से प्रणव सेन ने ये कहा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम भारत का जो GDP ग्रोथ रेट है, अगर हम नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट का बात करें तो वो 6 से 6.5% जाएगा। वो बोले कि 6% रहना चाहिए, मैक्सिमम 6.5% जाएगा, क्योंकि मतलब जो RBI ने जो प्रेडिक्शन दिया है 7.2% का, वो हमारा नहीं, हम वो टारगेट को अचीव कर सकते। अब इसमें से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये 1%, 2% ग्रोथ रेट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो GDP है, अगर हम भारत का रियल GDP लें तो वो लगभग 148 लाख करोड़ का है, 148 लाख करोड़। तो जब भी अगर 1%, 2% अगर बढ़ता है तो आप समझ लीजिए कि 148 लाख करोड़ का 1% और 2% कितना होगा, उसी को हम लोग ग्रोथ रेट बोलते हैं। जनरल टर्म्स हम लोग मान के चलते हैं कि 150 लाख करोड़ का भारत का GDP है। मीन्स अगर आप उसको नॉर्मल रखना चाहें तो 150 लाख करोड़ का। अब क्या है कि जो इस साल का अगर हम बात करें 2022-23 का, चूंकि भारत में जो है महंगाई, अभी इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, दूसरा अब जो है एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। तो प्रणव सेन ने यह कहा कि अगर हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो हम किसी भी सूरत हाल में जो है हम GDP ग्रोथ रेट हमको चाहिए वो हम नहीं अचीव कर सकते। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप जो हम लोग GDP ग्रोथ रेट का बात कर रहे हैं, जो RBI ने कहा था कि 7.2% होगा इस साल में, उसमें इन्फ्लेशन ऐड होता है। लेकिन अगर आप रियल GDP का बात करें, जो कि एक्चुअल GDP है, रियल GDP, तो उसके हिसाब से प्रणव सेन ये कहते हैं कि ये 4% रहेगा, केवल 4%। 4% भारत का रियल GDP ग्रोथ रेट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग का जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जानना चाहें कि भारत का जो जितना वर्कफोर्स है, माने जितने लोग जो है नौकरी के लिए आ रहे हैं, जितने युवा, चाहे वो 12th पास करके या ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके या PhD करके जो लोग नौकरी में आना चाह रहे हैं, अगर हमको उनको नौकरी देना है तो हमको भारत का ग्रोथ रेट कम से कम रियल टर्म्स में 7% होना चाहिए। मतलब आप समझिए कि अगर आप भारत का GDP 150 लाख करोड़ मान के चल रहे हैं, तो आप समझिए कि इस साल भी हम लगभग 4.5 लाख करोड़ का टारगेट मिस कर देंगे।
कम से कम और मैंने जितना ग्रोथ रेट हो उसके ऊपर भी 4.5 लाख करोड़ और ज़्यादा पैसा भारत अगर ये रिवेन्यू जनरेट करता, तब जाके हमारा जो एक्सपैंडिंग वर्कफोर्स है या जितने लोग बेरोजगार बैठे हैं और जितने नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, वो हमारा जो है उनको नौकरी मिल पाती। और इस हिसाब से जब हाथों में लोगों को पैसा आएगा तो वो फिर मार्केट में खर्च करेंगे, फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन बूस्ट होगा और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी और ज़्यादा बूस्ट होता है। तो ये टोटल उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा उम्मीद भरा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे कंपनीज ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, जैसे कि गूगल हो, 10,000 लोगों को उसने निकालने का ब्यौरा दिया है। उसके बाद अमेज़ॉन हो, उसने भी 10,000 से अधिक लोगों को निकालने का उसने ब्यौरा दिया है, चाहे वो HP हो। तो ये अब स्लो डाउन दिखने लगा है माने वर्ल्ड मार्केट में। अगर आप ये चीज़ पूछे कि इसको ठीक करने के लिए क्या जरूरी है, मीन्स क्या किया जाए आखिर कि भारत के जितने भी लड़के हैं, युवा लड़के लड़कियां, जिनको नौकरी मिल सके। क्योंकि अभी अगर आप हिंदुस्तान का स्थिति देखें तो भारत सरकार के आंकड़े से 21% के पॉपुलेशन जो है वो लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन अगर आप एक्चुअल जॉब्स का बात करें भारत में, क्योंकि भारत एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है और लोअर मिडिल इनकम कंट्री का डेफिनेशन होता है कि जिस परिवार, अगर कोई परिवार महीने में 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के बीच खर्च कर सकता है, उसको हम लोग लोअर मिडिल इनकम कंट्री कहते हैं। तो हमारा देश जो एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, तो अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहें या अगर हम चाहें कि बहुत से बहुत अधिक लोगों को जॉब्स मिले, तो जो सबसे पहला काम है वो भारत सरकार को ये करना चाहिए कि MSME पे ध्यान देना चाहिए। प्रणब सेन ने ये कहा कि जैसे PLI सेक्टर है, PLI स्कीम है, जिसमें 14 सेक्टर आते हैं लगभग, जिसमें ऑटोमोबाइल है या उसका जो ऑटोमोबाइल का जो कंपोनेंट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो फूड सेक्टर हो गया या टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। जिस तरीके से इन सेक्टर पे ध्यान दिया गया है उसी हिसाब से MSME पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो हम लोग नरेंद्र मोदी के अंडर जो गवर्नमेंट है, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो किया है, रोड्स पे, एयरपोर्ट्स पे, इसमें इसने काम तो किया है। लेकिन MSME जो पुराने MSME चल रहे हैं, माने जो बच गए कोविड के बाद से, वही बरकरार है। नया MSME नहीं आ रहा है, क्योंकि जो नए MSME जो आते हैं उनके लिए जो इनफॉर्मल क्रेडिट्स जो सिस्टम है वो अब लगभग खत्म हो चुका है। और इसीलिए जो नए MSME जो आ रहे हैं, जो लोगों को नौकरी दे सकते हैं, 50 लोग को, 100 लोग को, 150 लोग को, जो इस तरीके से जो पूरा MSME का जो पूरा जाल बिछता है, उसके पास अब वो सिस्टम नहीं है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके 1 साल, 2 साल, 3 साल। और इसीलिए वो बंद हो जा रहा है या नया खुल भी नहीं पा रहा है। और इस तरीके से जो है यंग वर्क फोर्स को जो है नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए प्रणब सेन का ये चीज़ कहना है कि आप भारत सरकार को जो है जिस तरीके से उन्होंने PLI स्कीम लाकर 14 सेक्टर पे ध्यान दिया, उसी तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि भारत में भी लगभग 90% है, माने इस सेक्टर पे भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा कि इसी तरीके से धीरे धीरे बेरोजगारी का आंकड़ा जो है बढ़ता चला जाएगा, जो कि अभी लगभग 8% के हिसाब से है। बहुत सारे जो दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे कि रघुराम राजन हो गए या अभिजीत बनर्जी, उन लोगों ने बार बार कहा कि जैसे हमारे गाँव में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं, उनके हिसाब से कि हमारे शहर में भी अर्बन सिक्योरिटी स्कीम होना चाहिए। लेकिन उस तरीके से कोई स्कीम नहीं है शहर में, अर्बन सिक्योरिटी स्कीम। और इसीलिए जब आप कोविड का टाइम हो या जो कुछ भी आपने देखा हो कि जब करोड़ों लोग शहर से जो है गांव की तरफ आए, तो उन्होंने मनरेगा में जाके काम किया। और एक बात जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है कि अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो इस साल, माने अगर मंथ टू मंथ आप कंपेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार को अभी की इकॉनमी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कोरोना से पहले, जिसको हम लोग प्री पैंडेमिक लेवल बोलते हैं, अगर अभी और उसमें कंपेयर करें, तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो कि भारत का एक बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट गिविंग सेक्टर है, वो लगभग 15.5% पीछे चल रहा है। उसके अलावा जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो केवल 1% आगे है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कोई बहुत ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव आउटपुट उससे नहीं आ रहा है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अगर जो इतने ज़्यादा जॉब इंटेंसिव मीन्स ये लोग सेक्टर हैं, अगर ये लोग ही उतने अच्छे से नहीं ठीक से लोग काम करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे,
लोगों को जो है फिर नौकरी नहीं मिलेगी। और यही कारण है आज के टाइम में किसी में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। जहाँ तक बात है इन्फ्लेशन का, तो भारत सरकार का तो कुछ और रिफॉर्म्स उनको लाने की ज़रूरत है, प्लस जो डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग देख रहे हैं उन सारे चीज़ों के कारण भारत में इन्फ्लेशन रेट अभी भी लगभग 7% से ज़्यादा हाई है, जबकि आरबीआई कहती है कि मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% होना चाहिए जो हमारा इन्फ्लेशन है। तो इस हिसाब से, और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा वक्त तक रहता है तो वो बाद में अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एमएसएमईज है, कैसे अधिक से अधिक एमएसएमईज ओपन हो और वो कैसे जब शुरुआत हो उनका तो उसके बाद वो चल सकें। जो अभी डाई डाउन हो गया है, लगभग 60 लाख से अधिक एमएसएमई जो बंद हो गए हैं कोविड के बाद से, वो कैसे प्रॉस्पर कर रहे हैं और उन्हीं के प्रॉस्पेरिटी के बाद से अधिक लोगों को जॉब्स मिलेगा। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड मार्केट के हालात दिख रहे हैं वो ठीक नहीं दिख रहे हैं। भारत का भी अगर आप स्थिति देखिए तो 50% से कम लोग, मीन्स अगर भारत का अगर आप 48 करोड़ लोग अगर आप देख लें वर्कफोर्स में, तो 50% से कम लोग जो हैं लगभग वो सर्वाइवल जिंदगी जीते हैं। आप उनको जॉब्स नहीं कह सकते हैं, वो सर्वाइवल है, माने जिंदगी जीने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना ही है, वो एक स्टैंडर्ड जॉब्स नहीं है। और अगर हम ये चीज़ कहें कि हम ब्रिटेन को पछाड़ के आगे का इकॉनमी निकल गए, तो अगर आप प्रति व्यक्ति आय लें तो ब्रिटेन का 20 गुना हमसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय। तो इस हिसाब से जो है भारत सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और इकोनॉमिक्स पे रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को खुद इस पर इंटरवेन करना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके बहुत ही बड़ा एक समस्या बन जाएगा। लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लोग अपना खर्चा नहीं चला पाएंगे, फिर सुसाइड होंगे। अगर आप सुसाइड का बात करते हैं तो जो डेली वेज लेबरर हैं 2014 में वो लगभग 12% जितने सुसाइड होते थे उसमें डेली वेज लेबरर थे। अभी उनका रेशियो लगभग 24% हो गया है। मतलब आप समझिए कि डेली वेज लेबरर, जिनको हम लोग दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। काम मिल भी रहा है तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो अपना काम ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, कर्जा नहीं ठीक से चुका पा रहे हैं, जिसके कारण उनको लास्ट में ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भारत सरकार को अर्थव्यवस्था पे अभी के समय और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।